साल 1928 का समय। बंबई शहर, जिसे आज सपनों का शहर मुंबई कहा जाता है, उस समय भारत का मैनचेस्टर कहलाता था। पूरे शहर के आसमान पर सूती कपड़ा मिलों की ऊंची ऊंची चिमनियों का काला धुआं छाया रहता था। इन मिलों के अंदर मशीनों की गगनभेदी आवाज के बीच इंसानों को मशीनों की तरह पीसा जा रहा था। सुबह के 5 बजते ही सायरन बजता और लाखों मजदूर आधी नींद में सूखी रोटियां बांधकर मिलों की तरफ दौड़ पड़ते। वे दिन में 12 से 14 घंटे काम करते थे। रोशनी और हवा की कोई व्यवस्था नहीं थी। फेफड़ों में रुई के रेशे भर जाते थे, जिससे कम उम्र में ही मजदूरों को टीबी और अस्थमा जैसी बीमारियां जकड़ लेती थीं। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बीमारी थी, जिसने इन मिलों के भीतर एक अलग ही क्रूर रूप ले रखा था, जातिवाद की बीमारी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जो उस समय एक बैरिस्टर के रूप में स्थापित हो रहे थे, बंबई के परेल और दादर इलाके की चालों में जाकर इन मजदूरों की स्थिति देखते थे। उन्हें यह देखकर गहरी पीड़ा होती थी कि दलित मजदूरों का शोषण दो तरफा हो रहा था। एक तरफ ब्रिटिश और भारतीय पूंजीपति मिल मालिक उनका आर्थिक शोषण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके ही साथ काम करने वाले सवर्ण मजदूर उनका सामाजिक शोषण कर रहे थे। मिलों के सबसे अच्छे और ज्यादा वेतन वाले विभाग, वीविंग डिपार्टमेंट, बुनाई विभाग में अछूत मजदूरों का प्रवेश वर्जित था। सवर्णों का तर्क था कि बुनाई के दौरान धागे को थूक से जोड़ना पड़ता है और अगर कोई अछूत मजदूर ऐसा करेगा तो पूरा कपड़ा अपवित्र हो जाएगा। इसलिए दलितों को केवल झाड़ू लगाने या सबसे कम वेतन वाले साफ सफाई के विभागों में रखा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर अक्सर सोचते, कैसी विडंबना है, जो कपड़ा एक अछूत के पसीने से बनता है वह पवित्र रहता है, लेकिन उसके स्पर्श से अपवित्र हो जाता है। मजदूरों के इस अमानवीय शोषण के खिलाफ बंबई में कम्युनिस्ट साम्यवादी नेताओं ने आवाज उठानी शुरू की। लाल झंडे के तले गिरणी कामगार यूनियन का गठन हुआ। S.A. डांगे, B.T. रणदिवे, फिलिप स्प्रैट और मणिबेन कारा जैसे नेता मजदूरों को संगठित करने लगे। 1928 में बंबई में एक विशाल हड़ताल हुई जो 6 महीने तक चली। डॉक्टर अंबेडकर मजदूरों के हकों के पूरी तरह समर्थक थे, लेकिन उनका कम्युनिस्ट नेताओं से एक गहरा वैचारिक मतभेद था। कम्युनिस्टों का मानना था कि दुनिया में केवल 2 ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब। वे कहते थे कि अगर पूंजीवाद खत्म हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भारत की जमीनी सच्चाई जानते थे। उन्होंने कम्युनिस्ट नेताओं से खुलेआम कहा, आपका दर्शन यूरोप के लिए सही हो सकता है, लेकिन भारत में केवल आर्थिक गैर बराबरी नहीं है, यहां सामाजिक गैर बराबरी भी है। जब तक आप मिलों के भीतर अछूतों के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव जैसे वीविंग डिपार्टमेंट में प्रवेश के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक यह मजदूर एकता एक धोखा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कम्युनिस्टों से साफ कह दिया था कि शोषितों की लड़ाई केवल पेट की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भी है। मजदूरों की बढ़ती ताकत देखकर ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई। मिल मालिकों का मुनाफा गिर रहा था। हड़तालों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में एक बेहद कठोर कानून पास किया, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। इस कानून के तहत मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को लगभग खत्म कर दिया गया। मजदूर यूनियनों को गैर कानूनी घोषित करने की साजिश रची गई। पुलिस ने रातों रात छापेमारी की और मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए। इन नेताओं में से कई ऐसे थे जिनसे डॉक्टर अंबेडकर के गंभीर वैचारिक मतभेद थे। जब इन नेताओं पर राजद्रोह और साजिश के मुकदमे चले तो कई बड़े बड़े वकीलों ने सरकार के डर से पीछे कदम हटा लिए। मिल मालिकों ने शहर के नामी वकीलों को मोटी फीस देकर अपने पाले में कर लिया था। मजदूरों और ट्रेड यूनियन नेताओं के सामने संकट खड़ा हो गया। उन्हें एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो न केवल कानून का झाता हो, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का साहस रखता हो। जब ट्रेड यूनियन नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क किया तो कुछ लोगों को लगा कि अंबेडकर शायद यह केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट नेताओं ने दलितों के विशिष्ट सवालों पर उनका साथ नहीं दिया था। लेकिन यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का विशाल हृदय और उनका न्यायपूर्ण दृष्टिकोण सामने आया। उन्होंने कहा,
मेरे आपसे वैचारिक मतभेद जरूर हैं और मैं दलितों के अधिकारों के लिए आपसे लड़ता रहूंगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हड़ताल करने का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। अगर सरकार आज इस अधिकार को कुचल देगी तो कल कोई भी कमजोर वर्ग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाएगा। मैं आपका केस लड़ूंगा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के वकील के रूप में प्रवेश किया तो कोर्ट रूम का नजारा देखने लायक था। ब्रिटिश जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और अभियोजन पक्ष के वकील फाइलों का पहाड़ लेकर मजदूर नेताओं को देशद्रोही साबित करने पर तुले थे। सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि ये मजदूर नेता हड़ताल करवाकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं और ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक बगावत भड़का रहे हैं। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का हवाला देते हुए इन्हें जेल में डालने की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी चिर परिचित शांत लेकिन दमदार आवाज में बहस शुरू की। उनका पहला प्रहार ही इतना सटीक था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने तर्क दिया, माय लॉर्ड, हड़ताल करना कोई बगावत नहीं है। यह एक स्वतंत्र नागरिक का बुनियादी आर्थिक अधिकार है। जब कोई मिल मालिक अपनी पूंजी लगाने या न लगाने के लिए स्वतंत्र है तो एक मजदूर भी अपना पसीना बहाने या न बहाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अगर किसी मजदूर को लगता है कि उसे उसकी मेहनत का सही मोल नहीं मिल रहा है तो काम रोक देना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे राजद्रोह का नाम देना न्याय के सिद्धांतों की हत्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश लेबर कानूनों और दुनिया भर के मानवाधिकार चार्टर्स का हवाला दिया। उन्होंने साबित किया कि हड़ताल केवल काम के घंटे कम करने या वेतन बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह वह एकमात्र हथियार है जिससे एक निहत्था मजदूर शक्तिशाली पूंजीपति से मोल भाव कर सकता है। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट की कमियों को उधेड़ कर रख दिया और कहा कि यह कानून मजदूरों के शोषण को कानूनी मान्यता देने का एक औजार मात्र है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आप इन नेताओं को इसलिए सजा नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई अपराध किया है। आप इन्हें इसलिए सजा देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने शोषितों को उनके अधिकारों के प्रति जगाने का अपराध किया है। डॉक्टर अंबेडकर के कानूनी ज्ञान, उनके अकाट्य तर्कों और ब्रिटिश न्याय शास्त्र की उनकी गहरी समझ के सामने अभियोजन पक्ष के सारे तर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि वैचारिक प्रचार करना या मजदूरों को उनके हक के लिए हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित करना किसी भी तरह से देशद्रोह या आपराधिक साजिश नहीं है। अदालत को डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों के सामने झुकना पड़ा। कई महत्वपूर्ण मजदूर नेताओं को बाइज्जत बरी किया गया और उनकी जेल की सजाओं को कम किया गया। इस केस ने बॉम्बे की लेबर राजनीति में एक भूचाल ला दिया। जिन मजदूर नेताओं के डॉक्टर अंबेडकर से मतभेद थे, वे भी उनकी कानूनी प्रतिभा और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के कायल हो गए। अब जानिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सिद्धांतों की रक्षा। डॉक्टर अंबेडकर ने सिखाया कि व्यक्तिगत या वैचारिक मतभेदों के बावजूद मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। उन्होंने उन लोगों का बचाव किया जिनसे वे असहमत थे, क्योंकि मामला न्याय का था। वंचितों का हथियार कानून। यह केस इस बात का प्रमाण है कि जब समाज का सबसे शोषित वर्ग कानून और शिक्षा को अपना हथियार बनाता है तो वह सबसे बड़ी सत्ताओं को भी चुनौती दे सकता है। समानता का असली अर्थ डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि सच्ची समानता केवल आर्थिक नहीं होती। जब तक सामाजिक भेदभाव जैसे अछूतों को मिलों में बुनाई विभाग में न जाने देना खत्म नहीं होता, तब तक कोई भी क्रांति अधूरी है। यही वह गहराई और विजन था जिसके कारण आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व। यह केस हमें सिखाता है कि किसी भी समाज के विकास के लिए यह जरूरी है कि अतीत की नीतियों और स्थापित नेताओं की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए। असहमति और आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। भावनाओं पर तार्किकता की विजय। अदालत में विरोधी पक्ष भावनाओं और भीड़ के दबाव का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने शांत रहकर
तथ्यों, तर्कों और कानून का सहारा लिया। अंततः सत्य और तर्क ही विजयी होते हैं। सिस्टम के भीतर रहकर बदलाव लाना। अंबेडकर ने यह साबित किया कि यदि शोषित वर्ग को न्याय चाहिए तो उन्हें उन संस्थानों जैसे न्यायपालिका, राजनीति में अपनी जगह बनानी होगी जो नियम तय करते हैं। दिनकर राव जवलकर केस केवल एक कानूनी पन्ना नहीं है, यह उस आग का एक स्फुलिंग चिंगारी है जिसने आगे चलकर भारत को दुनिया का सबसे समावेशी और महान संविधान देने वाले संविधान निर्माता को गढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।